एवलिन अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ बेसमेंट से बाहर आती है और देखती है कि उसके घर में आग लग चुकी होती है और अब ये लोग वहाँ नहीं रह सकते हैं। और तभी एवलिन भागकर घर के अंदर जाती है और अपने बच्चे के लिए साउंड प्रूफ बॉक्स और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आती है। इसके बाद रीगन वापस बेसमेंट में जाती है और वहाँ से स्पीकर उठा लेती है ताकि अगर उन्हें रास्ते में कोई भी क्रिएचर मिले तो ये लोग अच्छे से उसका सामना कर सके। अब इसके बाद रीगन को अपने फादर की मैप भी मिलती है जिसमें उसके आसपास रह रहे सर्वाइवल की लोकेशंस होती हैं। और तभी शाम को रीगन अपने फादर की तरह टावर पे चढ़ती है और मशाल जला देती है और उसकी कुछ देर के बाद वहाँ पर उसे एक सिग्नल दिखाई देता है और तभी रीगन उस जगह को मैप पे मार्क कर देती है और अगले दिन ली की फैमिली उस जगह पर रहने के लिए वहाँ से निकल जाती है। अब इन लोगों ने अपने साथ कुछ जरूरत का सामान भी रखा होता है जैसे कि एक शॉटगन, एक पिस्टल, एक बेबी के लिए साउंड प्रूफ बॉक्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और रीगन ने एक माइक और स्पीकर भी रखा होता है। अब चलते चलते वो लोग उस फायर सिग्नल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और वो जगह एक रेलवे स्टेशन होता है और वहाँ पर किसी ने जाल बिछाया होता है और तभी एवलिन का पैर उसमें फंस जाता है और जिस कारण वहाँ की बॉटल्स जो होती हैं वो आवाज करने लगती हैं और ये देखकर एवलिन और उसके बच्चे बहुत तेजी से भागने लगते हैं। और इसी दौरान मार्कस का पैर किसी ट्रैप में फंस जाता है जिस कारण उसे बहुत दर्द होता है और वो गला फाड़ के चिल्लाने लगता है। अब एवलिन उसे चुप कराती है और उसके बाद वो जो छोटा बेबी होता है वो भी रोना शुरू कर देता है और तभी रीगन जल्दी से उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाकर साउंड प्रूफ बॉक्स में रख देती है। लेकिन इतनी ही आवाज में क्रिएचर्स वहाँ पर आ चुके होते हैं और तभी जल्दी से जो एवलिन होती है वो अपनी ईयर मशीन को स्पीकर के पास लगाती है और उससे बहुत ही हाई रेडिएशन निकलते हैं जिससे कि क्रिएचर्स को तकलीफ होने लगती है और तभी एवलिन उनको हेडशॉट देकर मार देती है। वहीं पर तभी खड़ा कोई अनजान इंसान ये सब कुछ देख रहा होता है और तभी वो एक वेयर हाउस में जाता है जहाँ पर वो एक अनजान इंसान से मिलता है और जिसने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा होता है और वो तभी उसे शांत रहने के लिए बोलता है क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक और क्रिएचर को देखा होता है और वो आदमी मार्कस को उठाकर तभी भागने लगता है और वो एक बेसमेंट में कूद जाता है और एवलिन और रीगन भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। इसके बाद वो आदमी उन सब को लेकर एक साउंड प्रूफ स्टील बंकर में ले जाकर छुपा देता है और वो बंकर पूरी तरह से सील्ड होता है जिस कारण वो लोग ज्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रुक सकते होते हैं। वो आदमी एवलिन को बोलता है कि वो लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ पर खाने और पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। और इसके बाद एवलिन उस आदमी की आवाज जब सुनती है तो उसे कुछ जानी पहचानी सी लगती है और तभी उसको वो अपने फेस से कपड़ा हटाने के लिए बोलती है लेकिन वो अपना फेस छुपाता रहता है और तभी एवलिन जब उसके फेस से कपड़ा हटा देती है तो वो पहचान जाती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ली का दोस्त एमिट होता है। इसके बाद वो एमिट को अपना न्यू बॉर्न बेबी दिखाती है लेकिन एमिट कुछ भी नहीं बोलता है और तभी वो बंकर का दरवाजा खोलकर देखता है तो वो क्रिएचर सब वहाँ से जा चुके होते हैं और तभी मार्कस का पैर बुरी तरह से जख्मी होता है। तभी रीगन उसको हेडफोन्स पहना देती है जो कि रेडियो से कनेक्ट होता है। फिर एमिट एवलिन से पूछता है कि तुमने उस क्रिएचर को कैसे मारा। तब एवलिन बोलती है कि मुझे भी नहीं पता था कि इसके पीछे क्या साइंस है, मुझे बस ये पता था कि इस ईयरफोन से एक तरह की रेडिएशंस निकलती है जिससे कि क्रिएचर्स को तकलीफ होती है और उनका हेड खुल जाता है। इसके बाद एवलिन एमिट से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है जिस पे एमिट उदास हो जाता है और बोलता है कि मेरे बच्चे पहले ही दिन मारे गए और मेरी बीवी 11 हफ्ते पहले मर गई थी। वो बहुत ही ज्यादा बीमार थी और उसे मेडिसिन ना मिल पाने के कारण उसकी मौत हो गई। उसके बाद एवलिन पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि रोज टावर पे मशाल ली ही जलाते हैं और इस पर एमिट बोलता है कि हाँ मुझे इस बारे में पता था। उसके बाद अचानक से रेडियो में सिग्नल आने लगते हैं और उसमें एक गाना बजने लगता है। तभी एमिट बोलता है कि यही गाना पिछले 4 महीनों से बज रहा है और तभी रीगन बोलती है कि उसके पापा रोज सिग्नल मिलाने की कोशिश करते थे लेकिन कभी उनको सिग्नल मिला ही नहीं। उस पे एमिट बोलता है कि तुम लोग घने जंगल में रहते थे और इसी कारण वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते थे और यहाँ पर ऊंचाई पे आने के कारण ही हमें सिग्नल्स मिल पाए। तभी रात को रीगन जो होती है वो मार्कस के पास भाग कर जाती है और उसे जगाती है और बंकर में ले जाती है और बोलती है कि रेडियो के ये जो सिग्नल्स है ये पास वाले टापू से आ रहे हैं और वो तभी बोलती है कि समुद्र पार हमें इस टापू पे जाना चाहिए और ये रेडियो सिग्नल वहीं से आ रहे हैं और वहाँ हमें और भी लोग मिल सकते हैं। और तभी रीगन उसे समझाती है कि क्रिएचर की कमजोरी हमें पता चल चुकी है और हम इसी की मदद से और भी लोगों की जान बचा सकते हैं और वहाँ जाने में सिर्फ 1 दिन लगेगा। लेकिन जो मार्कस होता है ये बहुत ही ज्यादा डरपोक होता है और वो रीगन को साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसके प्लान में बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। अब अगली सुबह जब मार्कस सोकर उठता है तो उसके रेडियो पर उसे एक नोट चिपका हुआ मिलता है जिसमें लिखा होता है कीप लिसनिंग और उसको समझ आ जाता है कि रीगन वहाँ पर अकेले ही चली गई है। इसके
बाद वो भागकर आता है और ये बात एवलिन को बताता है और एवलिन ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और एमिट से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो रीगन को वापस ले आए, लेकिन एमिट उसको साफ लफ्जों में मना कर देता है। और तभी जो एवलिन होती है वो उसे ली की दोस्ती की याद दिलाती है कि अगर यहाँ पर तुम्हारी जगह ली होता तो वो जरूर करता। और ये सुनकर जो एमिट होता है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और जाने के लिए मान जाता है। अब रीगन इधर ट्रेन की पटरियों को फॉलो करते हुए एक स्टेशन पे पहुंच जाती है जहाँ पर उसको लाशों से भरी हुई एक ट्रेन मिलती है जिसमें क्रिएचर्स ने हमला कर दिया होता है। और रीगन अंदर जाकर कोई काम का सामान ढूंढने की कोशिश करने लगती है। तभी उसको फर्स्ट एड बॉक्स की किट मिल जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लाश पड़ी होती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्ला देती है। अब उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर एक क्रिएचर उस ट्रेन में आ जाता है और रीगन जल्दी से अपनी ईयर मशीन को ऑन करती है जिससे कि उस क्रिएचर को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है, लेकिन फिर भी वो रीगन की ओर बढ़ रहा होता है। अब रीगन ने एक हाथ में मशीन पकड़ी होती है और दूसरे हाथ से वो क्रिएचर को शूट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका निशाना ठीक से नहीं लगता है और तभी वो क्रिएचर उसकी ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर एमिट आ जाता है और जल्दी से उस क्रिएचर के सिर पे गोली मार देता है और गोली की आवाज सुनकर बहुत सारे और भी क्रिएचर्स वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन एमिट रीगन को जल्दी से लेकर स्टेशन के एक रूम में छिप जाता है और उसको मनाने की कोशिश करने लगता है कि क्रिएचर्स के जाने के बाद वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो रीगन होती है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है और वो उल्टा एमिट को ही कन्विंस करने लगती है कि वो उसके साथ टापू पर चले। और वो लोग जब उस टापू पर पहुंच जाएंगे तो रेडियो पर जब वो इस ईयर मशीन को ऑन करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी जब सब जगह ब्रॉडकास्ट होगी तो फिर जितने भी लोग जिंदा बचे हैं कम से कम वो जिंदा ही रहेंगे और वो क्रिएचर्स मारे जाएंगे। इसके बाद अब अगली सुबह जब रीगन सोकर उठती है तो वो देखती है कि एमिट उसकी एयर मशीन और शॉटगन लेकर वहाँ से जा चुका होता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन तभी एमिट वहाँ पर आ जाता है और उसे बताता है कि वो टापू पर जाने के लिए कुछ चीजों का इंतजाम करने के लिए गया था और उसको तभी एक नाव भी मिल जाती है जिसकी मदद से वो दोनों उस टापू पर पहुँच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एवलिन बेबी को बॉक्स में रखती है और वो देखती है कि सिलेंडर में ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं बची है और मार्कस को भी मेडिसिन की जरूरत है। अगर उसे मेडिसिन नहीं दी गई तो उसका पैर खराब हो जाएगा और जिस कारण वो डिसाइड करती है कि वो मेडिकल स्टोर जाएगी और जरूरी सामान लेकर आएगी। लेकिन तभी एवलिन की ये बात सुनकर मार्कस भी उसके साथ जाने की जिद करने लगता है और तभी एवलिन उसे समझाती है कि वो उस हालत में नहीं है कि वो उसके साथ जा सके और बोलती है कि तुम यहीं पर रहो और अपने छोटे भाई का ख्याल रखो। और इसके बाद एवलिन बालू पर बने रास्तों पर चलते हुए मेडिकल स्टोर तक पहुंच जाती है और कुछ मेडिसिन और बेबी के लिए 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रीगन और एमिट को कुछ नाव दिखने लगती है और इधर हम मार्कस को देखते हैं जो कि अब फैक्ट्री में इधर उधर घूमने लगता है। वो देखना चाहता है कि एमिट कहाँ पर सोता है। वो इसी तरह से घूम रहा होता है कि तभी उसे अचानक से एमिट की वाइफ की लाश दिख जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ पर रखा सामान गिरा देता है जिससे कि क्रिएचर अचानक से वहाँ पर आ जाते हैं और मार्कस अपने बेसमेंट की तरफ भागने लगता है। इधर एमिट और रीगन नाव तक पहुँच जाते हैं और एमिट को एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है और वो उसके पास जाता है। वो छोटी लड़की उसके गले में तभी एक जार डाल देती है जिसमें की बॉटल्स बंधे होते हैं और जिस कारण अब एमिट हिल भी नहीं पाता है और तभी उसके पास वहाँ पर बहुत सारे और भी लोग आ जाते हैं। इसके बाद हम मार्कस को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और वो रेडियो और बेबी को लेकर बंकर में छुप जाता है। लेकिन तभी मार्कस बंकर में कपड़ा लगाना भूल जाता है और वो अंदर से बंकर को अब खोल भी नहीं पा रहा होता है। थोड़ी देर में मार्कस का दम घुटने लगता है और वो तभी बेबी का ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर करने लगता है। लेकिन तभी इसी से कुछ आवाजें होती है जो कि क्रिएचर सुन लेते हैं और ये आवाजें एवलिन भी सुन लेती है और तभी वो भागकर अंदर आती है और क्रिएचर्स को बेसमेंट से ही गोली मारकर भगाने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद वो पास में रखे टैंक पे शूट करती है जिससे कि क्रिएचर्स में आग लग जाती है, लेकिन इससे उनको जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद वहाँ पर रखे जो स्प्लैंकर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और पानी के कारण जो क्रिएचर्स होते हैं वो एवलिन को नहीं देख पाते और वो तभी चुपके से भागकर आती है और बेसमेंट में जल्दी से जाकर छुप जाती है। इसके बाद वो बंकर का दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मार्कस अब पूरी तरह से बेहोश हो चुका होता है और वो क्रिएचर फिर से अपनी बेसमेंट में ना आ जाए इसलिए एवलिन कपड़ा रखकर बंकर का दरवाजा बंद कर देती है। इधर अब एमिट जिसे कुछ लोगों ने घेर लिया होता है वो उन्हें समझाता है कि वो उनके लिए कोई भी खतरा पैदा नहीं करेगा, लेकिन वो उनकी बात नहीं समझते और उनमें से तभी एक आकर रीगन के कपड़े फाड़ने लगता है और तो और वो लोग रीगन की कान की मशीन भी ले लेते हैं और उसके बाद एमिट को रीगन से दूर कहीं ले जा रहे होते हैं। तभी एमिट इशारे से रीगन को पानी में कूदने का इशारा करता है और एमिट वहाँ के सरदार को तभी जल्दी से अपने कब्जे में ले लेता है जिससे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा आवाजें होने लगती है और वहीं पर तभी 2 क्रिएचर्स आ जाते हैं
और सबको मारने लगते हैं। इधर एमिट सरदार को क्रिएचर के आगे कर देता है और खुद भी पानी में कूद जाता है और एक क्रिएचर भी तभी पानी में जल्दी से कूद जाता है, लेकिन रीगन उसको एक नाव में खींच लेती है और उसके बाद एमिट रीगन को उसकी एयर मशीन दे देता है और उसके बाद दोनों ही लोग उस टापू पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि बहुत से लोग अब यहाँ पर जिंदा होते हैं और बहुत से लोग अब भी कहीं न कहीं अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं। इसके बाद इन दोनों के पास वहाँ का एक आदमी आता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर रह रहे लोगों को जिंदा रहने की उम्मीद अब बिल्कुल नहीं बची है। इसके बाद एमिट बताता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं और इसके बाद वो आदमी भी इन दोनों की बात सुनने के लिए और मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन एमिट समुद्र किनारे अपने बेटे की फोटो को देख रहा होता है और काफी ज्यादा सैड फील कर रहा होता है और तभी वो अचानक से देखता है कि एक नाव उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही होती है जिसमें से बहुत ही अजीब आवाजें आ रही होती है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी वो ऊपर जाता है और जोर से चिल्लाता है कि सभी लोग अपने अपने घरों में जाओ क्योंकि हम पर हमला होने वाला है, क्योंकि उस नाव में बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं जो शायद इस टापू पर हमला करने आ रहे होते हैं। एमिट जब चिल्ला कर सबको अपने घर में जाने के लिए बोल रहा होता है तभी देखते ही देखते वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है और सब पे हमला करने लगता है। तभी एक क्रिएचर एक छोटी सी बच्ची पर हमला करने ही वाला होता है कि एमिट भाग कर आता है और उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और उसे उसके हमले से बचा कर ले जाता है और उसके बाद वो सीधे उसे घर में ले जाता है जहाँ पर वो आदमी भी होता है जिसका वो बच्चा होता है और उसके बाद वो सभी लोग वहीं पर छिप जाते हैं और उसके बाद जल्दी से वो आदमी अपनी कार निकालता है और उसमें एमिट और रीगन भी बैठ जाते हैं और वो आदमी तभी अपनी कार की हॉर्न को बजाने लगता है और टापू से दूर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही क्रिएचर्स उस पर हमला कर देते हैं जिससे किसी तरह से बचकर वो लोग पास के रेडियो स्टेशन में चले जाते हैं और तभी एमिट उस इंसान को अपनी फैमिली के पास रहने के लिए बोलता है, लेकिन किसी तरह से क्रिएचर्स वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें मार डालते हैं। लेकिन तभी जल्दी से एमिट और रीगन भागकर अंदर छिप जाते हैं और एक क्रिएचर भी उनके पीछे पीछे अंदर आ जाता है और उनकी आवाज को सुनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी एमिट बहुत ही चालाकी से विंडो को खोलता है और रीगन को रेडियो कंट्रोल रूम में भेज देता है और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एवलिन बंकर का दरवाजा खोलकर बाहर गिरी हुई मेडिसिन को जब उठा रही होती है तो उसके पीछे से एक क्रिएचर आ जाता है और तभी वो जल्दी से उस बंकर को बंद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जो क्रिएचर होता है वो दरवाजे को पकड़ लेता है और अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। इधर हम वापस से देखते हैं कि रीगन एक दरवाजे को ओपन करती है जिससे कि थोड़ी सी आवाज होती है और वो क्रिएचर इस आवाज को सुन लेता है और इसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सामने एमिट आ जाता है और रीगन को बचाने की कोशिश करने लगता है जिसमें कि वो बहुत ही बुरी तरह से घायल भी हो जाता है और इसी दौरान रीगन अपनी ईयर मशीन की फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देती है जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ की रेडियो को ऑन कर देती है जिसमें कि गाना बज रहा होता है और वो आवाज सुनकर बहुत से क्रिएचर्स जो होते हैं वो रीगन की तरफ दौड़ने लगते हैं। वहीं इस तरफ हम वापस से देखते हैं कि एवलिन के पास जो क्रिएचर होता है उसने अब बंकर के अंदर अपना हाथ डाल दिया होता है और वो एवलिन का पैर पकड़ लेता है जिससे कि एवलिन के पैर में बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। और इधर हम वापस से देखते हैं कि रीगन टापू के रेडियो स्टेशन से अब अपनी ईयर मशीन को कनेक्ट कर चुकी होती है जिसकी तेज फ्रीक्वेंसी के कारण क्रिएचर्स को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है और सिग्नल मिलते ही मार्कस भी रेडियो पर आ रही फ्रीक्वेंसी को तेज कर देता है जिससे कि उनके पास जो क्रिएचर होता है उसको भी तकलीफ होने लगती है और तभी मार्कस क्रिएचर के सिर पे शूट करके उसको वहीं पर खत्म कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रीगन भी एक रॉड से तभी उस क्रिएचर के सिर पे मारकर उसे वहीं पर खत्म कर देती है और इसके बाद उस रेडियो से फ्रीक्वेंसी जो भी निकलती है वो अब पूरे शहर में कहीं न कहीं फैलने लगती है जिससे कि शायद करीब के जितने भी क्रिएचर्स होते हैं वो सभी अब एक एक करके मरने लगते हैं और इसी सस्पेंस में ये मूवी अब यहीं खत्म हो जाती है।